myself Khyati Vyas from JNP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 5. Subject is SS. We are doing revision sessions for your SA 2 exams and this is my session number 4 for your revision. So today's session is the last session for your revision. So kids, आज इस सेशन के साथ आपको सेशन 3 भी मिला होगा, ये सेशन 4 है। इसके साथ आपको एक सब्जेक्टिव पेपर प्रैक्टिस के लिए मैंने भेजा है, जिसकी आंसर की भी मैंने उसी में अटैच की हुई है। क्लियर? सो आई होप कि आप उसमें से आंसर कॉपी नहीं करोगे, आप पेपर अपने आप अटेम्प्ट कीजिए एंड फिर आंसर की में से आप अपने आंसर्स को टैली कर सकते हो। अगर मिस्टेक ज्यादा हो रही है तो ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा रिविजन कीजिए। क्लियर? और एक बात मैं स्पेसिफिकली बोल देती हूँ कि मैंने जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं वो इस पैटर्न से हो सकते हैं, मगर ये जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चंस मैंने पूछे हो एग्जाम में। एग्जाम के लिए मैं एक और बात आपको बोल दूं कि आपकी जो बुक में मीनिंग्स दिए गए हैं, ये मीनिंग्स भी लर्न करना जरूरी है, क्योंकि मैंने मीनिंग्स को जो है वो क्वेश्चन के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके दे दिए हैं। करेक्ट? तो हो सकता है कि मैं फॉर एग्जांपल आपके चैप्टर 5 में फर्स्ट मीनिंग है रिफॉर्मर्स, तो ऐसा मैं कर सकती हूँ कि क्वेश्चन में ये पूछ लूं कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफॉर्मर्स, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में तो क्वेश्चन आंसर भी है, तो ये हो सकता है कि मैंने मीनिंग्स को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पूछे हो। प्लस आपकी जो बुक में मॉडल क्वेश्चन पेपर दिए हैं, करेक्ट, उन मॉडल क्वेश्चन पेपर में से भी मैंने कुछ पॉइंट्स ले सकती हूँ एग्जाम में पूछने के लिए। प्लस आपको इस चैप्टर में, इन चैप्टर्स में, जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर था सेमेस्टर 2 का हेरिटेज, उनमें से मॉन्यूमेंट्स के पिक्चर्स देकर पूछ सकती हूँ कि आपको इन मॉन्यूमेंट्स को पहचानना है, इनके नाम लिखने हैं। फिर हमारा लास्ट चैप्टर जो है यूनाइटेड नेशंस, तो इस यूनाइटेड नेशंस वाले में बहुत सारे अलग अलग सिंबल्स हैं, तो इन सिंबल्स को देखकर मैं पूछ सकती हूँ कि इन सिंबल्स को रिकॉग्नाइज कीजिए। तो यहाँ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं पूछ सकती हूँ। सिर्फ जनरल आइडिया मैंने आपको दे दिया है, तो अब आप अपनी तरीके से रिवाइज कीजिएगा। क्लियर? सो आज के सेशन में हम चैप्टर 5, 6, 7 एंड 8 इन 4 चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे और इनके रिवीजन के बाद आपका रिवीजन पूरे का पूरा ग्रेड 5 एसएस का खत्म हो जाएगा। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 5, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर्स। So many years ago there were differences made between people on the basis of caste. बहुत साल पहले कास्ट मतलब जाति को लेकर बहुत सारे डिफरेंसेस को क्रिएट किया जाता था, बट देयर वर पीपल हु डिवोटेड देयर लाइव्स टू इम्प्रूव द सोसाइटी। बट ऐसे लोग भी थे जो इस कास्ट के डिफरेंस को दूर करके, जो लोगों के बीच लड़ाई झगड़े हुआ करते थे कास्ट को लेकर, इनको दूर करना चाहते थे। तो ऐसे लोगों को कहते हैं रिफॉर्मर्स। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी में सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते हैं। ऐसे ही लोगों को कहते हैं रिफॉर्मर्स। उन्हीं में से एक है हमारे राजा राम मोहन रॉय। इनका बर्थ हुआ था बंगाल में 1772 में। ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ सेवरल हार्मफुल सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस। बहुत सारी सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस जो हमारे लिए नुकसानकारक थी, ऐसी प्रैक्टिसेस को रिमूव करने के लिए, सोसाइटी में से निकालने के लिए इन्होंने बहुत काम किया था। फॉर एग्जाम्पल, ही पुट एन एंड टू द सती सिस्टम। सती सिस्टम को एंड लाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। सती सिस्टम क्या था? सती सिस्टम एक ऐसी सिस्टम थी जिसमें हिंदू रिलीजियंस के अकॉर्डिंग अगर कोई हस्बैंड मर जाता है किसी भी रीजन की वजह से, तो उसकी जो वाइफ होती है उसको हस्बैंड के साथ जिंदा जला दिया जाता था। दैट इज सती सिस्टम। तो इट वॉज अ वेरी क्रूअल मेथड। ये बहुत ही क्रूअल मेथड हुआ करता था। क्यों? क्योंकि हस्बैंड के साथ, हस्बैंड तो मर गया है तो इट इज ओके, क्योंकि हिंदू में मरने के बाद डेड बॉडी को जलाया जाता है, बट जिंदा वाइफ को क्यों जलाना? That is bad. So he abolished it. Then
He put an end to early marriages. He was against early marriages. Then he was उन्होंने ये पॉइंट भी रखा था कि विमेन को भी मेन की तरह इक्वल अपॉर्चुनिटीज सोसाइटी में दी जानी चाहिए. He was a learned man and used religious scriptures to argue against the orthodox and old-fashioned sections of the society. To create a more liberal and modern society, he wanted Western learning to be introduced. उन्होंने बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाले जो लोग थे उनको रिफॉर्म करने की सोची, इसलिए उन्होंने ये कहा कि हमारी जो लर्निंग या टीचिंग की मेथड है इसमें थोड़ा वेस्टर्न मिक्स होना चाहिए, ताकि जो ऑर्थोडॉक्स लर्निंग है, ऑर्थोडॉक्स मतलब रिजिड होते हैं कुछ लोग के, नहीं ऐसा ही करना चाहिए वैसे, उसको थोड़ा लिबरल करना चाहिए, थोड़ा फ्रीडम देनी चाहिए. स्पेशली लेडीज को उस जमाने में फ्रीडम नहीं हुआ करती थी पढ़ाई लिखाई की, तो उन सारी चीजों से दूर करना चाहते थे. He started the Brahma Samaj, which was new religious order. In this Samaj, there was no worships of gods or things associated with worship. ब्रह्म समाज का उन्होंने स्टार्ट किया था, जिसके अकॉर्डिंग जो है किसी भी आइडल वर्शिप को नहीं किया जाता था, किसी एक पर्टिकुलर भगवान की पूजा नहीं किया जा सकता था. Raja Ram Mohan Roy is regarded as father of Indian Renaissance. उनको father of Indian Renaissance कहा जाता है. His contribution, especially to the freedom of women, will be remembered forever. तो women के freedom के लिए उन्होंने जो किया है, जो steps लिए हैं, वो बहुत ही यादगार है. Other reformer is Dayanand Saraswati. Dayanand Saraswati was born in 1824. He was founder of Arya Samaj or Society of Nobles. It was Hindu reform movement started in 1875, which wanted people to free of the domination of upper caste and rituals. उस जमाने में कास्ट एंड रिचुअल्स बहुत हुआ करती थी. अपर कास्ट, लोअर कास्ट, आप लोअर कास्ट के हो, हम अपर कास्ट के, तो ये डिफरेंसेस बहुत हुआ करते थे. तो इसको उन्होंने एबॉलिश करने की सोची थी. सो आर्य समाज कमांडेड आइडल वर्शिप. कंडेम्ड आइडल वर्शिप का मतलब है आइडल वर्शिप, किसी भी मूर्ति की पूजा करना, ये नहीं माना जाता था आर्य समाज में. सो दे कंडेम्ड, आर्य समाज कंडेम्ड आइडल वर्शिप, एनिमल सैक्रिफाइस, किसी भी एनिमल की बलि चढ़ाना, सैक्रिफाइस करना, देन कास्ट सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, ऐसी सारी चीजों को आर्य समाज में कंडेम मतलब रोक दिया गया था. दयानंद सरस्वती बिलीव दैट none of these actions receive sanction from the Vedas, the most sacred and ancient text of the Hindus. ये उनका ये मानना था, दयानंद सरस्वती का ये मानना था कि ये जो सारे हैं उसमें कोई भी वेदास एग्री नहीं करते. हिंदू के जो टेक्स्ट है उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि आप एनिमल्स की बलि चढ़ाओ, आप मूर्तियों की पूजा करो, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है. Then, like Raja Ram Mohan Roy, Dayanand Saraswati also believed in changing society through education. उनका भी ये मानना था कि सोसाइटी की थिंकिंग को, सोसाइटी को चेंज करना है, डेवलप करना है, तो एजुकेशन से ही किया जा सकता है. So he founded Dayanand Anglo-Vedic School all over North India. उन्होंने दयानंद एंग्लो-वैदिक स्कूल को स्टार्ट किया था. These schools run even today. He wanted women to be educated and wanted the Vedas to be translated from Sanskrit to Hindi. उनको ये लगता था कि जो वेदास है, जिस संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, उनको हिंदी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया जाए. क्यों? ताकि हिंदी में लोग आसानी से सारे लोग पढ़ सके. संस्कृत सभी को नहीं आती है, बट हिंदी क्योंकि ये हमारी राष्ट्रभाषा है, सबको आसानी से समझ में आती है, पढ़ने लिखने में भी आसानी होती है. Other reformer is Pandita Ramabai. She was a poet and was born in 1858. She was a scholar at the time when women were not encouraged to study. जब women को स्टडी के लिए encourage नहीं किया जा सकता है, तब ये एक ऐसी लेडी थी जो खुद एक स्कॉलर थी. She, Ramabai, could recite 20,000 verses by the age of 15. वो इतनी इंटेलिजेंट थी कि 15 साल, जब वो 15 साल की थी
तब 20,000 वर्सेस को वो रिसाइट कर सकती थी। रिसाइट का मतलब है उनको बाय हार्ट आते थे। She founded the Arya Mahila Samaj in Pune and later Sharda Sadan, a shelter home for widows. शारदा सदन, जहां विडोज, विधवाओं को जिनके हस्बैंड मर जाते हैं उनके विधवा कहते हैं, विडो कहते हैं इंग्लिश में, उनको रखा जाता है। She worked for poor women and widows as she felt they were neglected by the society. वो गरीब औरतें और विडोज के लिए ज्यादा काम करती थी क्योंकि उनको सोसाइटी में निग्लेक्ट किया जाता था, उनको ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, ध्यान नहीं रखते थे तब। She started school for girls and inspired them for education. उन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल स्टार्ट की थी और उनको पढ़ने लिखने में मोटिवेट किया था। Another important reformer is Sir Syed Ahmad Khan. He was born in 1817. He was very well respected man in the field of education in the Muslim University. Muslim University में वो बहुत respectful person हुआ करते थे, Sir Syed Ahmad Khan. He founded the Aligarh Muslim University and helped the community to get scientific and modern education so that they would not lag behind. उन्होंने साइंटिफिक एंड मॉडर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था ताकि इंडिया के कोई भी लोग जो है वो पीछे ना रह जाए, सारी दुनिया आगे डेवलप हो जाए और हम पीछे रह जाए। तो इसीलिए उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था एजुकेशन के फील्ड में। He fought for the women against पर्दा सिस्टम एंड अर्ली मैरिजेस। वुमेन्स के हक में पर्दा सिस्टम, मुस्लिम्स में पर्दा करते थे, आज भी हिंदूज में भी कुछ ऐसे कास्ट है जिसमें पर्दा रखते हैं। पर्दा करना मतलब क्या, अपने चेहरे को कवर करके रखना, उसके अगेंस्ट उन्होंने फाइट किया था। एंड अर्ली मैरिजेस या चाइल्ड मैरिजेस के अगेंस्ट भी फाइट किया था। He wanted girls to be educated and establish school for both boys and girls. उनको एजुकेशन में इंटरेस्ट था बट उनको साथ ही साथ गर्ल्स के एजुकेशन को भी प्रमोट करना था। He challenged the rigid that had set in the society, like Raja Ram Mohan Roy and Dayanand Saraswati. Sir Syed Ahmad also believed in change in society was only through the way of education. तो ये सारे थे हमारे नेशनल रिफॉर्मर्स। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 6, our rights and duties. Indian Constitution was passed by the Constituent Assembly on 26 November 1949 and came into effect in 26 January 1950. तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक ऐसे सिस्टम जिसमें पूरे देश के लॉ, पॉलिसी, सारी चीजों को मेंशन किया गया है। तो ये 26 नवंबर 1949 को पास हुआ था और प्रैक्टिस या इफेक्ट में कब लाया गया? 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हर साल 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव सर्टेन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे कुछ राइट्स है या अधिकार है और हमारी कुछ ड्यूटी, कर्तव्य भी है। तो हमारे राइट्स, अधिकार क्या क्या है? फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी, मतलब कोई भी भेदभाव, चाहे वो कास्ट के नाम पर हो कि हम ये इस कास्ट से हम इस कास्ट के लोग हैं, हम उस कास्ट के लोग हैं। नो, एवरीबडी इज इक्वल। चाहे वो इक्वालिटी जेंडर में हो, मेल फीमेल सारे लोग इक्वल है। सो वेदर इट इज द इक्वालिटी इवन इन द सोसाइटी विद पुअर और रिच, so it says that we are all equal, so it is called right to equality. Then right to freedom, हमें फ्रीडम का भी अधिकार है, आजादी का भी अधिकार है। So every citizen in the country has the freedom to speech and free to express his or her thought. हमें अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की आजादी दी गई है। They can practice in any trade they want. उनको अपने आप को किस ट्रेड में जाना है, मतलब किस टाइप का बिजनेस करना है, इसकी आजादी दी गई है। करेक्ट, उनको क्या विचार करना है उसकी आजादी दी गई है। बड़े होने के बाद कौन से रिलीजन को फॉलो करना है इसकी आजादी भी दी गई है।
देन फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर आपको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, एक्सप्लॉइट का मतलब क्या है, आपसे काम करवाना, आपको पैसे न देना, ये एक्सप्लॉयटेशन एक प्रकार का होता है। तो इस तरह से आपको कोई भी किसी भी प्रकार से एक्सप्लॉइट कर रहा है तो आपको ये राइट है कि आप उसके अगेंस्ट जा सकते हो। सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। एज आई टोल्ड यू, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, चाहे आपका जन्म किसी भी रिलीजियन फैमिली में हुआ हो, बट बड़े होने के बाद यू हैव द राइट टू चूज योर ओन रिलीजन। नेक्स्ट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आप किस टाइप का कल्चर फॉलो करना चाहते हो, किस टाइप का एजुकेशन लेना चाहते हो, किस एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, इसका भी राइट है। प्लस राइट टू एजुकेशन में ये भी मेंशन किया गया है कि कोई भी बच्चा हो whose age is below 14 years have the right for free education। उनको फ्री एजुकेशन गर्ल्स को स्पेशली दिया जाता है, करेक्ट। एंड चिल्ड्रंस को बिलो द एज ऑफ 14 उनसे काम करवाना ये भी इलीगल है। एंड लास्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर इन सारे राइट्स में से कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है, जो ऊपर के राइट्स है, तो उसके अगेंस्ट आपको कोर्ट में केस करने का भी अधिकार दिया गया है। दैट इज एन इंडिविजुअल हैज द राइट टू आस्क फॉर जस्टिस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इफ ही और शी फील्स दैट हिज और हर फंडामेंटल राइट हैज बीन वायलेटेड। अगर उनके किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जा रहा है तो उनको ये अधिकार है कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हो। सो वी हैव ऑल टुगेदर 6 फंडामेंटल राइट्स, दैट इज राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 राइट्स आपको याद रखने हैं, एटलीस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं तो हेडिंग्स तो याद रखने ही है, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, यहाँ ये भी मेंशन किया गया है कि इन फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो गवर्नमेंट के पास ये अधिकार होता है कि इन राइट्स को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया जा सके, मतलब रोक दिया जा सके। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारी कुछ ड्यूटीज भी है हमारे देश के प्रति। दे आर obey the constitution and the law of the country। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एंड हमारे देश के लॉ को ओबे करना है, मानना है। Respect the national flag and national anthem। Then follow the path of non-violence, secularism and democracy। Preserve the heritage and culture of the country। Protect the sovereignty, unity and integrity of the nation। Safeguard public property and defend the country at any cost। Protect the natural resources, avoid social evils such as dowry and gambling, strive towards the excellence in their respective spheres। तो ये सारे हमारे नेशनल या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। यहाँ पर भी इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट राइट्स एंड ड्यूटीज गो टुगेदर। मतलब कि आपको जहां राइट्स दी गई है, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इन राइट्स के अगेंस्ट आपकी कुछ ड्यूटीज भी है। राइट दिया मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ड्यूटीज को भूल जाएंगे। नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कौन कौन से हैं? प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज है कि प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, उनके सिटीजन्स को लाइवलीहुड मतलब जिंदा रहने के लिए एडिक्वेट जो उनकी बेसिक नीड्स है वो प्रोवाइड करना। एंश्योर दैट वेल्थ इज नॉट कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ रिच। गवर्नमेंट को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ रिच लोगों के हाथ में ही पैसे बचकर ना रह जाए, गरीबों को भी कुछ का कुछ फायदा होना चाहिए। प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेन एंड वुमेन एंड प्रिवेंट चाइल्ड लेबर। Provide free education for the children under the age of 14 years. Take care of the weaker section of the society and improve their condition. ये थे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 7, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस ये क्यों बनाया गया? आपको पता है कि ऑलरेडी हमारी दुनिया में 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं। वर्ल्ड वॉर मतलब
इसमें इन्वॉल्व था। वर्ल्ड वॉर 1 जिसमें बहुत सारा नुकसान हुआ और इससे बचने के लिए, ये वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद शांति के लिए लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, बट ये ज्यादा देर नहीं चला और सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगेन स्टार्ट हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब तक खत्म हुआ तो उसके बाद लीग ऑफ नेशंस की तरह एक और संस्था स्टार्ट की गई जिसको यूनाइटेड नेशंस कहा जाता है, जिसका मेन एम यही था कि पूरी दुनिया में पीस हो, शांति हो। सो इट वाज मेंट फॉर द पीस ऑफ द होल वर्ल्ड। यहाँ जब यूनाइटेड नेशन को स्टार्ट किया गया, 51 कंट्रीज ने इसको रिप्रेजेंट किया था मीटिंग में सैन फ्रांसिस्को में, और उन्होंने स्टार्ट किया था ये यूनाइटेड नेशंस। इंडिया ज्वाइंड यूनाइटेड नेशंस ऑन 30th October 1945। 30th October 1945 को स्टार्ट किया गया था। यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन 24th October को हुआ था। 6 दिन बाद 30th October को इंडिया ने इसे ज्वाइन किया था। प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस कौन कौन से हैं? ऑल मेंबर कंट्रीज मस्ट रेस्पेक्ट ईच अदर्स सॉवरेनिटी एंड राइट। Disagreement must be settled through peaceful means. Threats and use of force must be avoided. The UN must receive all the members' support in all its activities. और इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्यों बनाया गया? फर्स्ट, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग द नेशंस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। Then to achieve international cooperation in solving economic, social, cultural and humanitarian problems, to promote human rights and fundamental freedom for the people of the world, to act as common platform for harmonizing the activities of various nations of the attainment of the objectives of the UN, to save succeeding generations from the war. ये थे इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने, दैट इज यूएन ने, कुछ अपने ऑर्गन्स, मतलब कि कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स, ऑर्गन्स जिसको बोलते, वो स्टार्ट किए थे, जिसमें सबसे पहले है द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटरिएट। तो इनके बारे में डिटेल में आपको दिए गए हैं। अदर देन दीज ऑर्गन्स, दे आर ऑल्सो हैविंग सम स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। यूनाइटेड नेशंस की कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ। ये फुल फॉर्म याद रखने हैं, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखने हैं। हो सकता है एग्जाम में इनमें से कुछ मैंने पूछा हो, करेक्ट? तो ये आप याद रखोगे ना? ओके, यूनिसेफ दैट इज यूनाइटेड नेशंस Children's Fund, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization that is UNESCO, World Health Organization that is WHO. These are also some of the specialized agencies of the UN. और इनके बारे में हमने बाद में डिस्कस किया था in this chapter. Last chapter is universally celebrated days, which we are going to revise. यूनिवर्सली सेलिब्रेटेड डेज ऐसे डेज हैं जो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसे हम रिलीजियस फेस्टिवल को अलग अलग रिलीजियन वाले सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल फेस्टिवल को उस पर्टिकुलर कंट्री के लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह यूनिवर्सली सेलिब्रेटेड डेज ऐसे डेज हैं जो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो इनमें कौन कौन से डेज हैं यूनिवर्सली सेलिब्रेटेड डेज में? दे आर World Health Day, International Earth Day, May Day or the International Labour Day, World Environment Day and World Non-Violence Day. World Non-Violence Day 2nd October गांधी जी के बर्थडे के दिन मनाया जाता है in memory of गांधी जी। World Environment Day 5th जून को मनाया जाता है। May Day, Labour Day 1st मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल अर्थ डे 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है एंड वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। सो ऑल दीज चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड
explanation. Today we have also revised these chapters. और इन चैप्टर्स के साथ एज आई टोल्ड यू आई एम सेंडिंग अ पीडीएफ जिसमें सब्जेक्टिव पेपर आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने भेजा है, आंसर के लिए उसमें मैंने स्पेसिंग भी दी है। तो आई होप आप अगर पॉसिबल है तो प्रिंट आउट निकाल के उसी में आंसर फिल कीजिए ताकि आपका भी टाइम बच जाए। एंड आंसर की में से देखिए उन आंसर्स को चेक भी कीजिए, कहीं गलती हो रही है तो प्लीज उनको सुधार लीजिए। यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग सिंबल्स हैं, उनको याद रखने की कोशिश कीजिए, उनको क्या कहते हैं ये सीखिए, करेक्ट। देन शॉर्ट फॉर्म्स, लॉन्ग फॉर्म, इन सारी चीजों को सीखिएगा। अलग अलग मॉन्यूमेंट्स हैं तो उन मॉन्यूमेंट्स के बारे में देखिए। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल है तो किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कब बनवाया, कहाँ पर सिचुएटेड है, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वन मोर टाइम आई एम रिपीटिंग, आपकी बुक में जो मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया है उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। आपकी टेक्स्ट बुक में मॉडल क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए एग्जाम के लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीनिंग्स को सीखेगा एंड चैप्टर का जो वीडियो मैंने आपको भेजा था एक्सप्लेनेशन का, उसके साथ जो वर्कशीट्स आपको मिली है पूरे साल, उन वर्कशीट में जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी रिवाइज कीजिए। इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम। चलो, लेट मी टेक योर लीव। बाय।